तो देखिए ये अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि नॉन करंट जी। एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है। हाँ सर, पता है। वो जी तो एसेट्स फॉर एग्जांपल जिनकी करंटली आप नहीं यूज, एक ये करंट लिखा हुआ एसेट्स होते हैं और एक नॉन है, ये करंट लिखा एसेट। हुआ है। नॉन करंट हाँ। एसेट्स आर परचेज बाय अ बिजनेस नॉट फॉर फ्री सेल पर्पस बट टू बी यूज्ड विद द बिजनेस टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। ठीक है। They usually help earn revenue over their useful lives. Instead of charging their full cost in the year of purchase, these costs are spread over their useful lives. Okay? Because of depreciation. जी। अब depreciation क्या होती है? Is the gradual loss in the value of non-current assets. जो non-current assets over a time due to use, wear and tear और obsolescence हो सकती है। यानी एक asset obsolete हो जाता है with the latest technology। अगर latest technology आ गई तो पुराना obsolete हो जाता है। It spread the asset's ठीक। cost over its useful life। अच्छा। ओके। उसकी यूजफुल लाइफ पे उसकी पूरी पूरी कॉस्ट स्प्रेड कर दी जाती है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर द मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का भी एक चैप्टर है, उसके अंदर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक्रूवल और प्रीपेड वालों को एडजस्ट करते थे ना एक्सपेंसेस को, वो भी मैचिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। उसे जी एक्रूवल जी। कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ओके। आपने जिस साल उस एसेट का बेनिफिट उठाया ना, उस साल का जितना उसकी कॉस्ट बनती है उतना उसको उस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करें। ठीक। अच्छा। तो टू a function of charging depreciation के to allocate the cost of an asset over its useful life, कि आप कॉस्ट ऑफ एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ के अगेंस्ट एडजस्ट करें थ्रू चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू अप्लाई द मैचिंग कॉन्सेप्ट और टू अप्लाई द प्रूडेंस प्रिंसिपल बाय अवॉइडिंग ओवर स्टेटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड नॉन। अब देखो, ओवर स्टेटिंग द प्रॉफिट, अवॉइडिंग द ओवर स्टेटिंग, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है। आपने एक एसेट को यूज किया और उसकी उस साल में जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है उतना उसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए। और आप जी। अपने वो कह रहे हैं नॉन करंट एसेट को भी ओवरस्टेट करेंगे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट के हेडिंग में प्लांट एंड मशीनरी से लिख रहे हो, तो प्लांट एंड मशीनरी आप जिस अमाउंट से खरीदी है वो उसी अमाउंट से लिख रहे हो, जबकि वो उतनी अमाउंट रही नहीं है उसमें, तो वो डेप्रिसिएट भी कर गई है कुछ। ठीक। तो आप डेप्रिसिएशन जब माइनस करोगे तो आपकी जो नॉन करंट एसेट है वो ओवरस्टेट होने से बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद जी सर। उसकी एक रियलिस्टिक वैल्यू आ जाएगी, जो एक्चुअल वैल्यू है। अब टेक अवे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। दैट डज नॉट इन्वॉल्व हम्म। कैश आउटफ्लो। न्यू कैश आउटफ्लो नहीं होता आपका। ऑब्वियसली जब आप एसेट बाय करते हो तो उस वक्त तो कैश आउटफ्लो होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन देयर इज नो कैश आउटफ्लो। मोreover it has nothing to do with the retention of cash or fund to हम्म। replace non-current assets। ठीक है। जी सर, ठीक है। उसके बाद है causes for depreciation। कॉजेज फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की रीजंस क्या होती हैं? अब क्यों, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीज इन वैल्यू है, ग्रेजुअली लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट है ओवर टाइम। टाइम की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से, ऑब्सोलेसेंस की वजह से और भी अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। अब वो क्यों क्यों होती है, ठीक। वो क्या रीजंस हैं, वो हम मजीद और रीजंस भी पढ़ लेते हैं जिनमें हमारे पास पैसेज ऑफ टाइम है, यानी विद द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होती जाती है। ऑब्सोलेसेंस मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ कस्टम और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एसेट जो हैं वो ऑब्सोलीट होते हैं, इसलिए उनको, इसलिए आप उनकी डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे भी करते हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है स्टार्ट के ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करो और जब नेक्स्ट ईयर आए तो पुरानी जी। रकम को जब माइनस करके जो नई वैल्यू बचेगी उसके ऊपर जब आप परसेंटेज अप्लाई करोगे तो वो कम आएगी। से मैं इसकी एग्जांपल ठीक ये होगा। देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख का एसेट है, आपको कहा गया है कि इसका फिफ्टी जी। परसेंट आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करनी है। अब पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन फिफ्टी ठीक। परसेंट 50,000 होगी। अब दूसरे साल उसकी हम्म। डेप्रिसिएशन, जो पीछे एसेट बच जाएगा, अब रिमेनिंग एसेट आपके पास 50,000 का बचा है आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो वो 50,000 उसकी नेट बुक वैल्यू होगी। उसका 50% लेंगे यानी 25,000 लेंगे। फिर उससे अगले साल आप देखोगे कि आपके पास एसेट कितने का बचा, फिर 25,000 का बचेगा, फिर 25,000 का 50% लोगे।
तो आप देखो पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन 50,000, फिर दूसरे साल 25,000, तीसरे साल आपकी जी। 12,500। तो ये डिक्रीज होती जा रही है डेप्रिसिएशन। तो आपने ठीक है। स्टार्ट के ईयर में उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर ली है इस केस में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के केस में। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको पता है आपका एसेट ऑब्सोलीट होगा, तो उसको मैक्सिमम आप स्टार्ट के ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा में चार्ज। चार्ज करे डेप्रिशिएशन। और ये इसलिए भी करते हैं कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे प्लांट एंड मशीन या डिफरेंट व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, या कोई कोई भी इस तरह की चीज जो स्टार्ट के ईयर में ज्यादा बेनिफिट देती है, ज्यादा कंफर्ट देती है, ज्यादा आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो आप इसलिए उसको रिड्यूसिंग मेथड पे करते हो कि स्टार्ट के ईयर में ज्यादा कर लें। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपको थ्रू आउट देयर लाइफ वो एक जैसा बेनिफिट देते हैं। जैसे बिल्डिंग की बात करूं, तो बिल्डिंग जो है वो ठीक है। बहुत स्लोली डेप्रिशिएट करती है, और वो हर साल, अब मैं से घर में रह रहा हूँ, तो पिछले 5 सालों से मैंने ये खुद कंस्ट्रक्ट किया और बनवाया ये घर। तो पिछले 5 सालों में इसकी जीरो मेंटेनेंस है, यानी कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। तो ये घर पहले साल जितना मैं एंजॉय कर रहा था उतना ही अगले साल भी कर रहा हूँ, और थ्रू आउट अगर मैं इसको अच्छे से यूज करूँ तो इसका मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो हर साल एक जैसा मिलेगा। तो ऐसे ठीक है। केस में हम स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं, जहाँ पे आपकी आपको जो बेनिफिट मिल रहा होता है, जो उसकी यूजफुलनेस है जो आप इंजॉय कर रहे हो, वो थ्रू आउट देयर लाइफ कर रहे हो। इसी तरह फर्नीचर एंड फिक्सचर है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर जो होता है वो उसकी भी लाइफ इवनली स्प्रेड होती है थ्रू आउट द ईयर। यानी उस फर्नीचर है एक, अगर से मेरे घर में एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, तो पिछले 10 सालों से हम उसको यूज करें, आज भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। 10 साल, वैसे तो लाइफ फर्नीचर फिक्सचर की मैक्सिमम 10 to 20 ईयर्स होती है। तो वो अगर हम्म। आप उसको अच्छे से उसकी सफाई हर चीज का ख्याल रखें तो वो उसकी यूजफुलनेस ओवर देयर लाइफ एक जैसी ही रहती है, हर साल एक जैसी रहती है। तो इसलिए फिर हर साल उसकी ठीक है। लेजिस्लेशन भी एक जैसी आप चार्ज करो। अच्छा, तीसरी बात जो मैं आपको करने वाला हूँ, जो गाड़ियां हैं। अब गाड़ी जितनी ज्यादा चलती है ओवर अ लाइफ, यानी से अगर एक गाड़ी की लाइफ 20 साल है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो नए स्टार्ट के ईयर्स होते हैं उसमें ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, उसकी इंजन लाइफ खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसकी अ, मतलब टायरों की लाइफ चेंज करना पड़ेगा, उसका इंटीरियर आपका डिटेरिएट करना शुरू हो जाता है। तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो इसका मतलब आप उसकी यूजफुलनेस उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते जो इंजॉय आप फर्स्ट ईयर में कर रहे थे, वो हो सकता है आफ्टर 10 ईयर आप ना कर पाए। तो ऐसे केस में ठीक आपको हो गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना पड़ता है कि आप करना स्टार्ट के ईयर में जब डेप्रिशिएशन तो ज्यादा चार्ज करते हैं उसको ज्यादा चार्ज कर डेप्रिशिएशन। लो उसकी डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसके बाद आप बात करते हैं डिप्लीशन की। हेलो। जी जी, मैं इधर ही हूँ। जी जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लीशन की। अब मैं साथ साथ आपको ये भी बात समझा रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड कहाँ यूज करते हैं, किन टाइप ऑफ एसेट्स में यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस तरह के एसेट में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन की। तो डिप्लीट देखें, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो ओवर अ टाइम पीरियड उन वो डिप्लीट होते रहते हैं। तो उनकी भी आपको डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ही करनी पड़ती है। जैसे ऑयल वेल है, मैं ऑयल वेल की एग्जांपल नहीं देता, मैं वाटर रिसोर्स की एग्जांपल दे देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस प्लेस पे वाटर बोर करवाया हुआ है,